हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। ये जो अब मैंने वीडियो लाया हुआ है, इसका पर्पज़ ये है, जो कल कंडक्ट हुआ था एग्जामिनेशन विच वाज कंडक्टेड बाय जेकेपीएससी, जो केएस का एग्ज़ाम था, जेकेएस का एग्ज़ाम था, उसका सी सैट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पोर्शन का डिटेल्ड एनालिसिस मैं यहाँ लाया हूँ। द क्वेश्चंस विच आई हैव टेकन इज़ फ्रॉम सीरीज़ बी। ठीक है, तो ऑप्शंस जो है उस हिसाब से, मतलब क्वेश्चन की सीक्वेंसेस बिल्कुल उसी हिसाब से है। इज़ इट क्लियर? तो आपसे रिक्वायर्ड है कि आप इसको अच्छे से देखिए, हाउ आई डू द क्वेश्चंस, हाउ आई प्रोसीड विद द थिंग्स। सबसे पहले मैं बेस्ट पॉसिबल वे दिखाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर मुझे लगा तो मैं ट्रेडिशनल वे भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, बट इट इज़ एश्योर्ड दैट वट एवर आई विल टेल यू और आई विल शो यू हेयर is the best way. Okay, you have to follow that, you have to see how I do the things. यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ इस वीडियो में बस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो पढ़ाया मैंने ऑलरेडी है in the offline mode, okay, to all of you guys, and I know that I expect you people that I do have great expectations from you, and I know that you people have done it. ठीक है, most of the questions, लेकिन still you should see how I do the things. Okay, let's start without wasting time. चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 324, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज। यानी अगर मेरा एक नंबर x है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, और दूसरा नंबर क्या है, y है। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है किसके बराबर दिया है, 39 के बराबर, और इनका प्रोडक्ट यानी इनका सम दिया है 39 के बराबर, और इनका प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू 324, उसका वैल्यू 324 है। तो कैसे आप करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे सर? सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे ये रहेगा कि मैं यूनिट डिजिट को चेक करूंगा। देखिए, जब प्रोडक्ट तुमने उन दो नंबर्स का किया, उनका यूनिट डिजिट क्या आता है, तुमने बोला 4 आता है, तो यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। अब 4 आने के तो बहुत सारे तरीके हैं। मान लीजिए एक नंबर का यूनिट डिजिट जो है, जैसे मैंने बोला 26 इंटू 24, यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 4 कितना होता है, 24। यहाँ पे जो भी आपका सम आ जाए, जो भी आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ऐसे ही मैंने बोला सर 18 इंटू 23 कर लिया, इसका भी जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा, बिकॉज 8 इंटू 3 इज 24, तो 4 आ गया, 2 कैरी हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। यानी इसका मकसद यहाँ पे ये चीज़ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप यूनिट डिजिट को भी सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है, आप सिर्फ ऐसे नहीं देख सकते। एक और चीज़ है, 7 इंटू जैसे 2 किया, ठीक है, या जैसे मैंने 27 इंटू 12 किया, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया, तुमने बोला सर यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया। इज इट क्लियर? 7 इंटू 2 इज 14। अब ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। एक और चीज़ लेकिन आपको ख्याल रखना है, अगर आप इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आएगा। अब अकल की बात है, यहाँ पे तुम्हारा यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 9 बन रहा है, तो जो नंबर्स तुमने सिलेक्ट किए हुए हैं उनके यूनिट डिजिट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो वो कितना देना चाहिए, 9 देना चाहिए। अब 24 तो बहुत सारे बना रहे हैं, 4 6 भी बना रहा है, 8 3 भी बना रहा है, 7 2 भी बना रहा है, लेकिन यूनिट डिजिट को 9 कौन बनाएगा, आपने बोला सर 7 और 2 बनाएगा। यानी यहाँ पे जो तुम्हारा एक तो 7 और 2 जो है, यहाँ पे प्रोडक्ट के टाइम पे यूनिट डिजिट 4 देंगे, और एडिशन के वक्त क्या दे देंगे, 9 देंगे। यानी यहाँ पे जो तुम्हारे नंबर हो गए, एक नंबर का यूनिट डिजिट 7 होगा, दूसरे नंबर का क्या होगा, 2 होगा। अब तुम्हें नंबर सिलेक्ट करना है, नंबर ऐसा हो जिनका समेशन क्या हो, 39 हो। यानी एक डिजिट तुम्हारा अगर फॉर एग्जाम्पल 17 बन रहा है, तो दूसरा कितना बनेगा, 22 बनेगा। लेकिन 22 इंटू 7 क्या आप देख रहे हैं, वो तो आपका बड़ा नंबर बन रहा है। 22 इंटू 10 इज 220, 22 इंटू 7 इज 154, सो दिस इज 364 एंड इट्स अ बिग नंबर। आपको सिर्फ कितना प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 324। तो दूसरा तरीका तो ये था ना, अगर ये 27 हो, ये कितना होना चाहिए, फिर 12 होना चाहिए। अगर आप 27 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 इंटू 12 इज 324। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। देखिए 7 इंटू 2 कितना होता है, 14, यानी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 यूनिट डिजिट आएगा। अगर दोनों को ऐड करोगे 27 और 12, यूनिट डिजिट 7 है, यूनिट डिजिट 2 है, तो ये कितना दे रहा है, 9। यहाँ से मैंने गेस किए थे अपने 2 नंबर, और फिर आप देख सकते हैं 27 माइनस 12 कितना आएगा, तुमने बोला 15 आएगा। 15 तुम्हारा ऑप्शन था और 15 ही तुम्हारा आंसर था, बिकॉज यू हैड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स। तो ये तरीका था, क्योंकि मैंने यहाँ पे समझाया, आप डायरेक्टली इसको आराम से कर सकते थे। दिस इज समथिंग वेयर यू डोंट इवन रिक्वायर द यूज ऑफ पेन। ओके, अब अगर आप ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते थे। आपने बोला सर एक नंबर मेरा x है, तो दूसरा नंबर मेरा क्या बनेगा, क्योंकि आपको पता है x प्लस वाई जो है वो 39 के बराबर है, और आपको ये भी पता है x इंटू वाई जो है वो 324 के बराबर है, x इंटू वाई। ओके, तो यहां से आप देख सकते थे y आप लिख सकते थे इन टर्म्स ऑफ x एज 39 माइनस एक्स।
अब जरा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपने बोला एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, y के बदले मैंने क्या लिखा 39 माइनस एक्स, लेकिन ये ब्रैकेट में आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यानी x इंटू 39 माइनस एक्स पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे। ये किसके बराबर 324 के बराबर। यहां से इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये बनेगा 39x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। डू यू अंडरस्टैंड? या आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके x के दो वैल्यूज निकलेंगे। क्या क्या निकलेंगे? ऐसे दो नंबर्स देखे जिनका आपने जब समेशन किया तो माइनस 39 बनेगा और मल्टीप्लाई करके 324, तो वो 27x और माइनस 12x आ जाएगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x इंटू एक्स माइनस 27 आ गया और यहाँ से माइनस 12 एक्स माइनस 27। यानी आपका जो आंसर आएगा, एक तो आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और आपका आएगा x माइनस 27 इक्वल टू 0, जिसको मैंने आपको बोला x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 27। अब आप किसको सेलेक्ट करेंगे? सर आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका x आपने 12 माना तो आपका y माइनस एक्स कितना आ जाएगा, सॉरी नॉट y माइनस एक्स, तो 39 माइनस एक्स कितना आएगा? आपने बोला 27 आएगा। यानी अगर आपने x को 12 माना तो दूसरा नंबर 27 आएगा। अगर तुमने पहले नंबर को 27 माना तो 37 माइनस 27 कितना आएगा? 12 आएगा। यानी एक नंबर तुम्हारा 27 है, दूसरा नंबर तुम्हारा 12 है। माइनस करोगे तो 15 तुम्हारा आंसर होगा। बट इंस्टेड ऑफ दिस मेथड आई विल ऑलवेज प्रेफर दिस मेथड। आप अगर इंटरनेट देखेंगे, हर जगह देखेंगे तो आपको ये वाले मेथड दिखेंगे, बट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे यू कैन डू द थिंग्स। ओके, दिस इज मोर टेक्निकल, दिस इज मोर इनोवेटिव। आगे चलते हैं सर दूसरे वाले क्वेश्चन पे। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर्स 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेस 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यानी हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, ठीक है। अगर उसने सही किया तो 3 मार्क्स, अगर उसने गलत किया तो आपका क्या हो जाएगा? -1 मार्क्स, ठीक है। सही करने पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं। और उसके बाद कह रहा है इफ ही अटेम्प्ट्स ऑल द 75 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन तुम्हारे 75 है। अगर टोटल क्वेश्चन तुम्हारे 75 है और इसने इसके नंबर भी दिए है 173 मार्क्स इसने लाए हुए हैं, ठीक है। इसके भी दो तरीके बन जाएंगे करने के। हाँ, एक तो डायरेक्टली, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डायरेक्टली ऑप्शंस को देख लो। ये क्या बोल रहा है? आपको निकालना क्या है? द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली इज। अगर इसने 62 आंसर सही किए होते, ठीक है। यहां पे मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं, इफ ही हैज आंसर्ड 62 करेक्टली, यानी इसके नंबर कितने बनने चाहिए थे? आपने बोला 186। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 3 हैं, तो 186। लेकिन इसने लाए कितने? 173। क्यों? अब यहां पे देखते हैं, अगर इसने 62 करेक्ट किए हैं, टोटल तुम्हारे 75 क्वेश्चन है, तो गलत कितने किए होंगे? इसने गलत इसने किए होंगे 13। डू यू अंडरस्टैंड? 62 अगर इसने करेक्ट किए तो गलत कितने किए? 13। और 13 अगर इसने गलत किए तो माइनस कितना हो जाएगा? 13 नंबर, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक नंबर कटता है, तो कितना आ गया? 173। उतना ही तो इसने लाया था, यानी तुम्हारा 62। बाई चांस पहला ही वाला ऑप्शन जो है सही हो गया। अगर तुम ऐसे नहीं, पहला वाला सही नहीं होता, मान लीजिए मैंने 54 लिया होता, अगर आप 54 देखेंगे, अगर इसने 54 करेक्ट किए हैं तो इसने गलत कितने किए होंगे? आपने बोला 21 गलत किए होंगे। 54 सही करने पे इसका मतलब हो गया इसका आंसर जो है कितने नंबर लाए होंगे? 162। और 21 गलत है, आगे देखने की भी जरूरत नहीं थी। गलत अगर 21 है तो -21 हो जाएगा, ये तो आपका 141 ही आ रहा है। ऐसे ही तुम चेक कर सकते थे, बट क्योंकि पहला ही आपका 62 निकल गया, आगे देखने की जरूरत नहीं थी, आंख बंद करके आगे चलो। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल बनना चाहते हैं, तो मैं बताऊँ आपको आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। I am not basically teaching you here, but still I am making sure that it is easily understandable to you people. I'm not just giving you the key तो निकली हुई है, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि बेहतरीन तरीका क्या है। पहला जो मैं तरीका दिखाऊंगा दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे, और जो दूसरा वाला तरीका होगा वो ट्रेडिशनल होगा, या कभी अगर कोई ऐसा चीज़ होगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि दोनों में उतनी फ़र्क नहीं है, वहाँ पे मैं बता दूंगा। अब इसने लाए कितने नंबर थे? आपने बोला 173, लेकिन हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स थे? 3-3 मार्क्स थे। ये दूसरा तरीका, अगेन यू विल नॉट सी इट ऑन बुक्स। अगर 173 के 3-3 मार्क्स थे, मतलब सॉरी हर क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले 171 को डिवाइडेड बाई 3 करूं। 173 को डिवाइड बाई 3, अब ये पूरा तो 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि फॉर 3 से कटने के लिए आपको जो सम है वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 3। नियरेस्ट नंबर जो है जो 3 से कट जाएगा वो है 171, यानी मैं चेक करूंगा 171 मार्क्स का। जब मैंने डिवाइड बाई 3 किया, यार ये कितना आ रहा है? तुमने बोला 57 आ रहा है।
अरे 350s आर 150, 3 7s आर 21, 150 प्लस 21 इज 171। यानी इतना तो क्लियर है कि 57 क्वेश्चंस इसने सही किए ही किए हैं, और 51 क्वेश्चंस तक कितने नंबर आते हैं 171। लेकिन एक्चुअल में इसने लाए कितने हैं, इसने लाए हैं 173, यानी इसने 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लाए, इसने लाए हैं 173 मार्क्स। यानी आप देख रहे हो 171 तक बचे कितने, 2 मार्क्स बचे ना। तो अब देख लो, अगर आपने बोला इसने 57 सही किए ही किए है, इतना हम गारंटी से कह सकते हैं। इतने ही नहीं इसने सही किया, इतना इसने किया ही किया है, इतना मुझे पता है। अब मैं देखूंगा और कितना सही किया। टोटल क्वेश्चन 75 थे, बचे कितने क्वेश्चंस, आपने बोला सर बचे क्वेश्चंस 18 क्वेश्चन बच गए, ठीक है। 57 मार्क्स, 57 क्वेश्चन सही करने पे इसके नंबर आए हैं 171, ओवरऑल इसके 173 आए। यानी ये 18 जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इन्होंने इसको सिर्फ कितने मार्क्स दिए हुए हैं, 2 ही मार्क्स दिए यानी 18 क्वेश्चंस को लेके इसने क्या किया है, इसको सिर्फ ऑब्टेन हुआ है 2 मार्क्स। डू यू अंडरस्टैंड। अब इसने कितना लाया होगा, देखो भाई 18 क्वेश्चन में से कुछ इसने सही किए होंगे, कुछ इसने गलत किए होंगे, लेकिन जो टोटल मार्क्स इसने ऑब्टेन किया है वो कितने हैं, 2। यानी जो करेक्ट क्वेश्चंस है उसके जो मार्क्स है, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट क्वेश्चंस एंड मार्क्स विच यू विल डिडक्ट once he has done incorrect, that is equivalent to 2। यही है ना यहाँ पे, क्योंकि इसने 171 तक तो 57 किए ही किए। अब बचे 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में इसने ओवरऑल और कितने नंबर लाए होंगे, 2 ही नंबर लाए होंगे। तो वहीं से मैंने क्या किया, मैंने चेक किया। अब यानी सब्ट्रैक्ट करके मार्क्स, मान लीजिए इसने अगर 4 क्वेश्चन सही किए होते, 4 क्वेश्चन 18 में से अगर इसने 4 सही किए होते तो गलत कितने किए होते, तुमने बोला 14 गलत किए होते। लेकिन इसके मार्क्स कितने बनेंगे, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, और यहाँ से 14, ये तो माइनस में जा रहा है, इससे ये तो 171 से कम हो जाएगा। नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, ज़रा एक बढ़ा दो। तुमने बोला सर अगर इसने 5 करेक्ट किए होते तो इनकरेक्ट कितने हुए होते, 13। अगर इसने 5 सही किए हैं तो 3 इंटू 5 कितना होता है, यानी 15 मार्क्स, और अगर इसने 13 गलत किए तो -13, कितने हो गए, 2 नंबर। तो ये एक तरीका बन गया सर, इसका मतलब है इसने 5 क्वेश्चंस और सही किए हैं, इन 18 में से 5 क्वेश्चंस इसने और सही किए हैं, और अगर इसने 5 क्वेश्चन और सही किए हैं, 57 में तुमने 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया 62, और इसके गलत कितने हुए, 13 गलत हो गए। यही तुम्हारा आंसर था। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये वाला सही नहीं लगा तो पहला वाला आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टीडियस नहीं है, इसमें थोड़ा लॉगरिथम का आपको कंसेप्ट होना चाहिए। देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 रेज पावर x जो है, ठीक है, किसके बराबर है, 9 रेज पावर y के बराबर, और वो बराबर है 45 रेज पावर माइनस z के बराबर। इसको करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैंने लिखा लॉन ऑफ x रेज पावर a, ये हमेशा किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वलेंट टू a लॉन ऑफ x। डू यू अंडरस्टैंड, ये होता है बराबर a लॉन ऑफ x। अगर a लॉन ऑफ x आ गया तो इसको आप a को यहाँ पे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ पे लाया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। एक और चीज़ आपने पढ़ा हुआ है, वो मैं वैसे क्वेश्चंस करके ही तुम्हें दिखाऊंगा। मान लीजिए अगर ये इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा लेट 5x इज इक्वल टू 9y। अगर मैंने इसको किसके बराबर मान लिया, मान लीजिए r के बराबर लीजिए, ठीक है, मैंने इसको किसके बराबर माना, r के बराबर माना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं लॉगरिथम दोनों साइड से अप्लाई करूँगा, यानी मैंने किया लॉन ऑफ 5 रेज पावर x इज इक्वल टू लॉन ऑफ r, दोनों साइड से बराबर बराबर मैंने ये कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल जाएगा, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, अभी मैंने तुम्हें बताया, यू कैन राइट इट एज x लॉन ऑफ 5 इज इक्वल टू लॉन ऑफ r। आई होप दिस क्लियर। और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा ln ऑफ r डिवाइडेड बाय ln ऑफ 5। रख लो ऐसे ही इसको। अब 9 रेज पावर y है, अभी तुमने बोला 9 रेज पावर, क्योंकि वो 5x के ही बराबर है और वो तुमने r के बराबर माना, तो इसको भी तुम r के बराबर माना। अब इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से तुम्हारा आंसर जो है y किसके बराबर निकलेगा, तुमने बोला ln ऑफ r डिवाइडेड बाय ln ऑफ 9। आई होप दिस इज क्लियर, बिल्कुल इसी प्रोसीजर के हिसाब से। आगे तुमने क्या देखा, अब तुम ये वाला देख रहे हो, तुमने बोला ये है 45 रेज पावर माइनस z, ठीक है, यहाँ किसके बराबर, फिर से तुमने r, क्योंकि ये इसके बराबर था, अगर तुमने इसको r मान लिया तो ये सारे r के बराबर। जब तुमने इसको लॉन लगाया, ये बन गया 45 रेज पावर माइनस z इज इक्वल टू लॉन ऑफ r। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ से आ गया माइनस z, राइट, माइनस z लॉन ऑफ r लॉन ऑफ 45 इज इक्वल टू लॉन ऑफ r। मैं आराम से तुम्हें दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो जाए। और यहाँ से तुम्हारा माइनस z निकल रहा है बराबर ln ऑफ r डिवाइडेड बाय ln ऑफ 45। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुम z देखोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बनेगा ln ऑफ 45 डिवाइडेड बाय ln ऑफ r।
बस तुम्हारा z का भी वैल्यू निकला, y का भी वैल्यू निकला, x का भी वैल्यू निकला। अब तुम्हें लिखना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, 1/x किसके बराबर होगा, आपने बोला ln ऑफ 5 डिवाइड बाई ln ऑफ r, प्लस 1/y किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल कीजिए, ये बनेगा ln ऑफ 9 डिवाइडेड बाई ln ऑफ r, और तुम्हारा 1/z किसके बराबर होगा, ये बनेगा ln ऑफ r डिवाइडेड बाई ln ऑफ 45। इज इट क्लियर? अगर तुम सिर्फ इन दो को देखो पहले, ठीक है, या तुम सबको क्या कर सकते हो क्योंकि ये सारे प्लस में, इनको ln ऑफ r, इन दो को मैं देख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इन दो को देखूं ln ऑफ r, तुम यहां पे कॉमन निकाल सकते हो, ऊपर क्या आएगा, इन दो की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं वापस लिख रहा हूं ln ऑफ r डिवाइड बाई ln ऑफ 45। ln ऑफ r कॉमन निकाला तो यहां पे आएगा ln ऑफ 5 प्लस ln ऑफ 9, और ln ऑफ 5 ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू ln ऑफ a इंटू b, तो यहां से बन जाएगा ln ऑफ 5 इंटू 9 दैट इज ln ऑफ 45। अब दोनों तुम्हारे क्या है, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ये बन जाएगा, यू कैन राइट इट ln ऑफ 45 डिवाइड बाई r प्लस ln ऑफ r बाई 45, दोनों प्लस में है, तो आपको अभी मैंने बोला ln ऑफ दिस प्लस ln ऑफ दिस इज ln ऑफ 45 बाई r इंटू r बाई 45, दिस एंड दिस गोज, सो दिस इज ln ऑफ 1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0। सो ये वाला थोड़ा सा टीडियस था बट खास नहीं था, एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी था। अब यहाँ चलते हैं, आउट ऑफ 81 बॉल्स इन अ बास्केट, वन बॉल इज ऑफ लेस वेट, द अदर बॉल्स लेस वेट दैन द अदर बॉल्स, ओके when compared to the other balls, is of less weight, it is than the other balls when compared to the less weight. There is a writing error here, तो ये क्या कह रहा है, 81 balls in a basket, one ball is of less weight than the other balls, okay, you must find the less weight ball using a balance समझ आ गया ना, ये बीम बैलेंस की बात कर रहा है। you can keep balls on the two plates of the balance, what is the minimum number of measurements required to find the, I have also shown it in the class, और अचानक से बोला था जब मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने शायद इससे पहले वाले बैच को बताया है दैट ये गेट में भी पहले क्वेश्चन आया था इन 2012 आई गेस, ओके। तो अगर आप देखेंगे 81 बॉल्स दी हुई है, 81 बॉल्स तुम्हारी है, और 81 बॉल्स आइडेंटिकल दिखती है, इन्होंने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया, ये आइडेंटिकल, एक जैसी दिखती है, क्योंकि एक बॉल जो है वो स्लाइटली कम वेट की है, दिखने में बराबर है। अब तुम्हें इनमें से क्या करना है, ये 81 बॉल्स में से वो एक बॉल जो थोड़ी सी हल्की है, या कभी कभार तुम्हें पूछा जाएगा भारी है, उसको सिलेक्ट करना है। और तुम्हें किससे सिलेक्ट करना है, वो कैसे पकड़ोगे, तुम्हें बैलेंस का यूज़ करना है, यानी या तो जिसको तुम बोलते हो क्या, बीम बैलेंस। इधर देखो, इसका एक प्लेट यहाँ से होता है, यहाँ से एक प्लेट होता है, ये तराजू, ठीक है, तो कुछ बॉल्स यहाँ से रखी, कुछ बॉल्स यहाँ से रखी, ठीक है। आपको बोलना है कितनी मेजरमेंट्स में से आप क्या कर सकते हो, उस लेस वेटेड बॉल को सिलेक्ट कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। अब इसके बहुत सारे तरीके, आधे बच्चे बोलेंगे सर हम इसको क्या करेंगे, सर हम 40 बॉलें यहाँ से रखेंगे, 40 बॉलें यहाँ से रखेंगे, क्योंकि बैलेंस है ना, तो आपको बराबर बराबर रखनी पड़ेगी, वैसे आपको मेजरमेंट करना है। अब कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा, तो वो तो कोई मतलब वो कोई मीनिंग ही नहीं रखता है। अगर यहाँ से 40 बॉल्स है, यहाँ से भी 40 रखी, आपने एक अलग रख ली, लेकिन देखिए अब क्या होगा, जब 40 और 40 तुमने यहाँ से रखा, क्योंकि बाकी सारी एक जैसी है, सेम वेट की है। मान लीजिए इसमें दो कंडीशंस बनती है, अगर यहाँ वाला 40 और यहाँ वाला 40 बराबर हुआ, यानी ये बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे जितनी भी बॉल्स है और यहाँ पे जितनी भी बॉल्स है सब एक ही वेट की है, यानी जो तुमने अलग रखी थी वही तुम्हारी क्या थी, लेस वेटेड बॉल थी। आपने बोला सर एक ही मेजरमेंट में हो गया, सर लेकिन ये तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है ना, ये तो इसका चांस बड़ा कम है, इसका चांस बनता है, डू यू अंडरस्टैंड, और हमें जो आंसर निकालना होता है फुल प्रूफ निकालना होता है। अच्छा, आपने बोला सर ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, मैंने बोला सर एक काम हो सकता है, इन दोनों यहाँ से जो 40 बॉल रखी और यहाँ से जो 40 बॉल रखी, जिस सेक्शन में वो लाइट वेटेड बॉल होगी वो सेक्शन क्या होगा, स्लाइटली लाइट होगा दूसरे वाले से, और वो सेक्शन जो है ऊपर उठेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया, अब जब ये ऊपर उठ गया, अब इससे एश्योरिटी मिल गई कि ये वाली 40 बॉल्स नहीं होगी लाइट वेटेड और ये भी नहीं है, यानी आपने इन 40 को उठाया, उसके बाद इन 40 को आपने 20-20 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर ये लाइट वेटेड होगा तो ये वाला सेक्शन, या ये वाला लाइट वेटेड होगा तो ये वाला सेक्शन उठेगा। अगर ये ऊपर उड़ गया बीम बैलेंस, क्योंकि ये ऊपर नीचे करता है ना, ठीक है, अगर ये वाला ऊपर उड़ गया यानी लाइट वेटेड बॉल इन 20 में है, तो उसके बाद तुमने 10-10 सिलेक्ट कर दिया। अब जो मान लीजिए ये वाला सेक्शन लाइट वेटेड आ गया, तो तुमने इसको 5-5 कर दिया, इस 10 को, क्योंकि इतना पता है कि ये वाली 10 अब नहीं होगी, 5-5 कर लिया। अब जब इसमें से भी कोई एक लाइट वेटेड आ गया, तुमने बोला सर हम क्या करते हैं, 2-2 करेंगे और एक,
अब अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फिर ये वाली लाइट वेटेड है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आ गए तो एक सेक्शन इसमें से ऊपर उठेगा, फिर एक और आ जाएगा। सर ये प्रोसीजर सही नहीं है, इसमें आपके बहुत ट्राइज लग गए। डू यू अंडरस्टैंड? और ये प्रॉब्लिस्टिक अप्रोच बन रहा है। तो हम क्या करते हैं इसमें, जब आपकी 81 बॉल्स आ गई तो याद रखेंगे आप लोग, आप इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 ग्रुप्स में, बराबर बराबर के ग्रुप्स में, यानी 81 डिवाइड बाई 3 करो, कितना होता है? तुमने बोला 27। तो बनाइए 27 के 3 ग्रुप्स। ठीक है, यानी 27 बॉल्स की 3 ग्रुप्स बनाइए, और किसी भी दो 27 को बॉल्स को आप क्या करेंगे, यानी 27 बॉल यहाँ से, 27 बॉल यहाँ से, बीम बैलेंस पे। डू यू अंडरस्टैंड? और एक ग्रुप 27 बॉल्स का अलग रखेंगे। अब देखो इससे क्या होगा, अगर तुम्हारा लाइट वेटेड, फॉर एग्जाम्पल, या तो 27 बॉल्स यहाँ पे बराबर आ जाएगी दोनों साइड। अगर ये दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब है जो लाइट वेटेड बॉल है वो इस वाले ग्रुप में है। या अगर ऐसा नहीं हो गया तो क्या हो जाएगा, एक वाला साइड ऊपर चढ़ जाएगा, जो लाइट वेटेड होगा तुम उसको सिलेक्ट करोगे, इसका मतलब है वो उसी में लाइट वेटेड बॉल है, बाकी जो है वो सारी एक जैसी है, उनको तुमने हटाया। यानी पहला प्रोसीजर हो गया, इसमें से तुम्हारी 27 बॉल्स निकली। आई होप दिस इज क्लियर। इन 27 बॉल्स को भी तुम क्या करोगे, 3-3 ग्रुप्स में कन्वर्ट करोगे। 3 ग्रुप्स में जब तुमने डिवाइड बाई 3 किया, यानी 9 के ग्रुप बनेंगे, तो 9 के तुम 3 ग्रुप बनाओ। तो ऐसे रखो, ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे एक 9 बच जाएगा। फिर से वही प्रोसीजर, तुम क्या देखोगे, या तो तुम्हारा ये दोनों बराबर आ जाएंगे, अगर बराबर आ गए तो लाइट वेटेड बॉल जो है वो इस वाले ग्रुप में होगी। या क्या हो सकता है, ऐसा हो जाएगा कि दोनों में से एक हिस्सा ऊपर चढ़ जाएगा। अगर दोनों में से एक हिस्सा ऊपर चढ़ गया, यानी लाइट वेटेड बॉल उसमें होगी, इसमें और इसमें नहीं होगी। यानी इन एनी केस क्या हो जाएगा, दूसरी मेजरमेंट के बाद तुम्हारी 9 बॉल सिलेक्ट हो जाएगी। अब 9 बॉल जो सिलेक्ट होगी, यानी लाइट वेटेड बॉल उन 9 बॉल्स में, इसको तुमने क्या किया, 3-3 सेक्शंस में डिवाइड किया, यानी डिवाइड बाई 3, यानी 3-3 के ग्रुप्स बनाओ, 3-3 और 3। अब क्या हो जाएगा, वापस वही प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के बाद तुम्हारी 3 बॉल सेलेक्ट हो जाएगी। कैसे? तुमने बोला सर अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये बीम बैलेंस बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, तो लाइट वेटेड बॉल जो है वो इन 3 के ग्रुप में होगी, इन 3 बॉल्स के ग्रुप में होगी। या क्या हो सकता है, एक वाला सेक्शन जो है ऊपर उठेगा जो लाइट वेटेड होगा। टू यू अंडरस्टैंड? यानी लाइट वेट बॉल जो है उन 3 बॉल्स में से एक होगी, तभी जाके तो ऊपर उठेगा। तो तुमने बोला सर कुछ भी हो जाए, इस तीसरी मेजरमेंट के बाद हमें 3 बॉल्स मिलती है। 3 बॉल्स मिल गई तो उसको भी 3-3 ग्रुप्स में बनाओ। तो एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, और एक बॉल साइड पे। अब क्या हो जाएगा सर, जो भी लाइट वेटेड, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये तुम्हारी लाइट वेटेड बॉल हो गई, ये चौथा है। या क्या हो सकता है, एक वाला हिस्सा अगर ऊपर चढ़ गया, ठीक है, तो वही तुम्हारी लाइट वेटेड बॉल होगी। यानी 4 ट्राइज में तुमने लाइट वेटेड बॉल को निकाल दिया। दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं सर दूसरे वाले पे। What does the question say? The ratio of length and breadth of 3 rectangles are 3:1, 3:5, and 7:5 respectively. If the perimeters of 3 rectangles are same, then what is the ratio of the area? Ratio देखना है, जिसने ratio पढ़ा होगा उसको आ जाएगा। तुमने बोला 3 rectangles है, rectangles तुम्हारा R1, तुम्हारा R2 और R3। इनके लेंथ और ब्रेड्थ के रेस्पेक्टिव रेशियोज दिए हुए हैं। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ मान लीजिए इसका, ये L/B2। अब जब मैं सवाल लिखूंगा, अगर मैं यही चीज़ एग्जाम में करूंगा, आई विल नेवर एवर राइट दीज थिंग्स। ठीक है, अब मुझे क्योंकि पता है मैं सीधे क्या लिखूंगा, आई विल स्ट्रेट अवे राइट द रिजल्ट्स। बिकॉज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इसके पीछे काफ़ी कहानियाँ होती हैं। तो यही दिया है, यानी लेंथ 3:1 दिया है, 3:1 लेंथ इज टू ब्रेड्थ पहले रेक्टेंगल का, दूसरे वाले रेक्टेंगल का 3:5, और तीसरे वाले रेक्टेंगल का 7:5 लेंथ इज टू ब्रेड्थ। इज इट क्लियर? यानी अगर लेंथ 3 है तो ब्रेड्थ इसकी क्या है, 1 है। इसका मतलब ये नहीं है लेंथ 3 के बराबर है और ब्रेड्थ 1 के बराबर है। मैंने बस ये बोला अगर लेंथ 3 है तो ब्रेड्थ 1 है, अगर लेंथ 6 होती तो ब्रेड्थ कितनी होती, 2 होती। यानी रेशियो में एक स्पेशल कंसेप्ट होता है कि अगर तुम सेम नंबर से यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम नंबर से यहाँ से भी मल्टीप्लाई करो, तो रेशियो चेंज नहीं होगा। राइट, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर्स ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स आर सेम, व्हाट डज अ पेरीमीटर डू? पेरीमीटर मीन, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल मीन्स अगर ये तुम्हारा लेंथ है, ये तुम्हारा ब्रेड्थ है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पूरे जो आउटर आपकी लेंथ है इसको ऐड कीजिए। यानी एक बार लेंथ, 2 बार लेंथ आ जाएगी, 2 बार ब्रेड्थ। तो आप बोलेंगे सर 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड्थ, तो 2L+B ही पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे भी तुमने देखा 2L+B, यहाँ पे भी तुम्हारा आ जाएगा 2L1+B1, यहाँ पे भी आ जाएगा 2L2+B2, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2L3+B3।
ठीक है, जिसको आ रहा होगा उसको ये प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जब ये देखूंगा, ठीक है, इन सब का क्या दिया है, ये पेरीमीटर सेम है, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। 2 को मैं यहाँ हर जगह काटूंगा क्योंकि ये लास्ट पे भी वरना कट जाएगा, इसे कैलकुलेशन। अगर तुम L1 प्लस B1 देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर, यहाँ किसके बराबर आ रहा है, 8 के बराबर, इजंट इट, और यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, 12। लेकिन ये तो सेम था, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा चीज़ करेंगे कि हम इसको सेम बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पेरीमीटर सेम था। और पेरीमीटर सेम बनाने के लिए 4, 8 और 12 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम किसके बराबर आ गया, 24 के बराबर। 24 के बराबर अगर आ गया तो यहाँ पे तुम्हारा 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करे, 24 आएगा। तुमने बोला 6 से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इधर पे नज़र रखना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ नज़र रखिएगा आराम से। अगर 6 आ रहा है, ठीक है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करे, 24 आएगा 6 से, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो। अगर तुम देखोगे ये 18 बन गया, ये कितना बन गया, 6 बन गया। अब जरा दोनों को ऐड करो, 18 + 6 कितना हुआ, 24, इजंट इट। अब यहाँ पे देखिए ये 8 था, 24 बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो यहाँ पे अगर तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ये देखो ये 9 बन गया, ये कितना बन गया, 15। व्हाट इज 9 + 15, दैट इज 24। देखो सारे बन रहे हैं ना बराबर। ये 12 है, इसको 24 बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो अगर तुमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा। ये 14 बन गया, ये कितना बन गया, 10 बन गया। बस हो गया तुम्हारा काम खत्म। ये 18 था, ये 6 था। अब एरिया किसके बराबर होता है, L × B के बराबर होता है। फिर इसका एरिया कितने बनेगा, 18 × 6 वो कितना हो गया, 108। इसका एरिया कितना बनेगा, 9 × 15 वो कितना होता है, 135। इसका एरिया कितना बनेगा, तुमने बोला 140 बनेगा। तुम्हारा आंसर निकल गया। कहाँ पे है, ये है। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं आगे। अब इस वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये डिनोमिनेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है तुम्हारा एक बैग दिया हुआ है, इस बैग में क्या है, अ बैग कंटेन्स 25 पैसा कॉइन्स, इसमें 25 पैसा की कॉइन्स है, इसमें 50 पैसा की कॉइन्स है, और इसमें 1 रुपये की कॉइन है, 1 रुपये की भी कॉइन है। बस यही कॉइन्स इसमें 3 प्रेजेंट है, जिनका वैल्यू, हुज वैल्यूज आर इन द रेशियो, यानी इनका क्वांटिटी नहीं दिया है, इनका वैल्यू दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे 25 लिखा, 25 पैसा की कॉइन, यहाँ पे मैंने लिखा ये 25 पैसा, यहाँ पे मैं 50 पैसा दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, 1 रुपये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इनका वैल्यू दिया हुआ है, इनका वैल्यू कितना दिया है, ये देखो, ये अमाउंट, इनका रेशियो दिया अमाउंट का। ये बोल रहा है कि अगर इसने 3 रुपया बनाया तो ये उस टाइम पे जब ये 3 रुपया बनाता है, ये 5 रुपया बनाता है, और ये जो है ये तुम्हारा 7 रुपया बनाता है। तो उसके बाद बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग आर 580, यानी क्वांटिटी तुम्हें टोटल दी हुई है। जब भी तुम्हें क्वांटिटी दी हुई तो अमाउंट से पहले क्वांटिटी बनाओ जो तुम्हें दिया है। अगर मैं मानता इसमें 3 ही रुपया था तो कितनी 25 पैसा की कॉइन्स होती, 1 रुपया बनाने के लिए 4 होती है, तो 3 रुपया बनाने के लिए 12 होगी। 50 पैसा अगर अमाउंट 5 बना रहा है तो 50 पैसा 1 रुपया, दो 50 पैसा कॉइन्स बनाती है, तो 5 रुपया कितनी बनाएगी, तुमने बोला 10, और ये तो 1 रुपया का ही है तो ये 7 आ जाएगी। तो तुम्हारे हिसाब से क्वांटिटी कितनी आ गई, तुमने बोला सर इसकी 12, इसकी 10 और इसकी 7, कितना हो गया, तुमने बोला 29 कॉइन्स आ गई। लेकिन बैग में कितनी कॉइन्स है, तुमने बोला सर बैग में दी थी 580, तो कितना आ जाएगा, तुमने बोला सर एक का वैल्यू कितना आ गया, 20 कॉइन्स आ गया। डू यू अंडरस्टैंड, यानी जितनी तुमने क्वांटिटी ली थी उसको तुम क्या करोगे, यानी 1 का वैल्यू अगर 20 आ गया तो उन सबको तुम 20 से मल्टीप्लाई करो। यानी एक्चुअल में 580 कॉइन्स कैसे आएगी, तुमने बोला तुम्हारी क्वांटिटी कितनी थी 25 पैसे की, तुमने बोला 12, लेकिन एक्चुअल में 12 नहीं थी, 12 × 20 होगी, क्योंकि एक का वैल्यू 20 है, यानी 240 कॉइन्स। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे जैसे 10 कॉइन्स आई थी, लेकिन 10 नहीं होगी, इंटू 20 किया तुमने, कितनी आ गई, तुमने बोला 200 कॉइन्स आ गई, यानी 200 कॉइन्स जो होगी 50 पैसा की होगी। अब यहाँ पे देखिए ये 7 है, लेकिन 7 नहीं होगी, इंटू 20 किया, ठीक है, वो 140 होता है, यानी 140 कॉइन्स। अब जरा मुझे बोलिए आपको पूछा क्या गया, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज इन द बैग, कितना पैसा है। अगर 240 कॉइन्स किसकी है, 25 पैसा की है, क्योंकि 1 रुपया बनाता है 4, तो इसको डिवाइड बाय 4 कीजिए, यानी ये 60 रुपया बना रहा होगा। ये 50 पैसा 2 बनाते हैं, तो इसको डिवाइड बाय 2, यानी ये 100 रुपया बनाएगा, और ये कितना बनाएगा, ये बराबर 140 बनाएगा। ऐड कीजिए, ये 160 हो गया, 160 और 140 कितना हो गया, 300 रुपीज़, तुम्हारा आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ाया जाता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दूँ। आगे चलते हैं सर। देर आर 72 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, यानी एक क्लासरूम में 72 स्टूडेंट्स है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट 72 है। 11/18 ऑफ देम आर बॉयज। सबसे पहले 11/18 इसका निकालो, यानी 72 × 11/18, 18 से गया 4, ये हो गया 44, अरे ऐसे सर, ठीक है, ये हो गया 44, यानी 44 जो है बॉयज़ है। अगर 44 बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी होगी, 72 टोटल है, तो गर्ल्स होगी तुम्हारी 28 गर्ल्स। आगे चलते हैं।
3/4 ऑफ देम आर राइट हैंडेड। कौन? 3/4 ऑफ देम, एंड लिखा हुआ है ना, यानी इन्हीं की बात कर रहा है, यानी 72 का 3/4 जो है वो राइट हैंडेड है। ठीक है, वो कितना हो गया? तुमने बोला 54, यानी 54 जो है राइट हैंडेड है क्लास में। इसने बॉयज नहीं बोला, इसने बोला राइट हैंडेड, यानी टोटल राइट हैंडेड पीपल आर 54। ओके, टोटल राइट हैंडेड, उसमें गर्ल्स भी आएगी, उसमें बॉयज भी आएंगे। कह रहा है हाउ मेनी राइट हैंडेड बॉयज आर देयर इन अ क्लास। ये तो कभी निकलेगा ही नहीं, इसीलिए तुम्हारा क्या है, तुम्हारा आंसर जो है इसने कैसे दिया हुआ है, बिटवीन 26-44, बिटवीन 28-4, यानी मिनिमम वैल्यू देखो कितना आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू देखो कितना आ सकता है। सबसे पहले 54 अगर राइट हैंडेड है, पूरा सुनिएगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, क्योंकि 44 तुम्हारे बॉयज हैं, क्या पता 44 मैक्सिमम हो सकता है, यानी 44 के 44 राइट हैंडेड हो। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि तुम्हें देखना है राइट हैंडेड बॉयज। 44 अगर बॉयज है, तुमने बोल दिया 44 के 44 क्या है, राइट हैंडेड है, यानी ये तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट होगा। 44 जो होगा ये क्या होगा, तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट होगा। इज इट क्लियर? ये तुम्हारा मैक्सिमम। अच्छा, मिनिमम लिमिट क्या होगा फिर तुम्हारा? 54 अगर तुम्हारा राइट हैंडेड है, इसमें से जो है, अगर क्या पता तुम्हारी 28 गर्ल्स थी ना, अगर 28 की 28 बराबर राइट हैंडेड हुई, डू यू अंडरस्टैंड? अगर 28 की 28 बराबर राइट हैंडेड हुई, तो तुमने बोला टोटल राइट हैंडेड 54 थे, अगर सारी की सारी 28 गर्ल्स राइट हैंडेड हुई तो बचा कितना? तुमने बोला 26, तो उस केस में 26 जो हो गए राइट हैंडेड बॉयज हो गए। डू यू अंडरस्टैंड? यानी 26 जो है मिनिमम नंबर हो सकता है जो राइट हैंडेड हो सकता है, और मैक्सिमम क्या होगा? 44, क्योंकि बॉयज है, बॉयज तो बॉयज से एक्सीड नहीं करेगा ना, क्योंकि 44 बॉयज है और राइट हैंडेड चाहिए तुम्हें, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है कि सारे 44 के 44 क्या है, राइट हैंडेड है। और मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम ये हो सकता है अगर जितनी भी गर्ल्स है वो सारी राइट हैंडेड हो, है ना, तो उसमें से टोटल अगर 54 है, अगर सारी की सारी गर्ल्स राइट हैंडेड होगी, 28 होगी, तो 26 जो है मिनिमम नंबर होगा राइट हैंडेड बॉयज का, यानी राइट हैंडेड बॉयज का जो नंबर है वो 26 और 44 के बीच में होगा। बीच में इन द सेंस एक्चुअल में 26 भी आएगा और 44 भी आ सकता है। अब क्योंकि इसने ऐसे लिखा हुआ है तो आपने इसको मार दिया। डू यू अंडरस्टैंड? आगे चल गए, अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? इन द फिगर व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेडेड ब्लैक रीजन टू द अनशेडेड दैट इज व्हाइट रीजन, एज्यूम दैट ऑल स्ट्राइप्स आर ऑफ इक्वल विड्थ। अब यहाँ पे आधे बच्चे परेशान है ना, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, सुन लीजिएगा। ये तुम्हारा व्हाइट रीजन है, ये भी तुम्हारा व्हाइट रीजन है, ये भी तुम्हारा व्हाइट रीजन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा शेडेड रीजन, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अनशेडेड रीजन यानी व्हाइट रीजन, ठीक है। इसका हमें रेशियो देखना है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने देखो मैं कैसे करूँगा इसको, क्योंकि ये सारे सेम साइज़ के हैं, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन मार दी, यहाँ पे एक लाइन मार दी। अब देखो मैंने बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। अगर तुम इन दो को कंपेयर करोगे, ये अगर एक हिस्सा है तो यहाँ पे कितने हिस्से आ रहे हैं, ऐसे ही तुमने बोला 1 2 3। डू यू अंडरस्टैंड? यानी पहले तुम्हारा व्हाइट रीजन 1, शेडेड रीजन कितने हैं, 3 है। इसके बाद अगर तुम आगे देखोगे, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन गया। कितने रीजन आ गए, 1 2 3 4 5, तो ये बन गए 5। अगर तुमने इसको आगे गए 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गए 7। तुमने पैटर्न देखा होगा, ये तुम्हारे 9 रीजन हो गए और ये तुम्हारा क्या हो गए, 11 रीजन हो गए। 2 2 बढ़ रहे हैं, है ना, 2 2 बढ़ रहे हैं। सवाल वहीं पे खत्म हो गया और सारे रीजन जो हो गए बराबर हो गए, क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्राइप्स की विड्थ है वो सेम दी हुई है। अब शेडेड रीजन कहाँ पे आ गया सर? शेडेड रीजन पहले 3 है, उसके बाद तुम्हारे 7 है, उसके बाद तुम्हारे 11 है, तो टोटल कितना हो गया? तुमने बोला 3 + 7 कितना हो गया, 10, 10 + 11 कितना हो गया, 21। अनशेडेड रीजन कितने हैं? तुमने बोला सर 1 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 9 है। 1 और 5 हो गया 6, 6 और 9 हो गया 15। इसका रेशियो देखना है, 3 7s are 3 5s are। तुम्हारा आंसर 7:5, आंसर खत्म, कुछ सवाल खत्म हो गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्टेड देयर मनी इन 2 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 4 ईयर। 4 साल के लिए ए और बी ने, ए है और दूसरा क्या है, बी है, 2 स्कीम्स में 4 साल के लिए, यानी टाइम दिया है, 4 साल के लिए क्या किया है, इन्वेस्ट किया है अपना मनी। यानी इसने भी कुछ एक्स लगाया होगा और इसने भी कुछ अमाउंट लगाया होगा, ठीक है। अब एक्चुअल में देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक्स लिखा और इसका मैंने क्या लिखा, वाई लिखा। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन ये ख्याल रखना, मैंने इसको एक्स माना है, इसको वाई माना है। अब रेस्पेक्टिवली ए रिसीव 7% इंटरेस्ट पर ईयर। अगर ए को, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया, यानी सिंपल इंटरेस्ट हम लेंगे, 7% अगर 1 साल मिल रहा है तो 4 साल इसको कितना मिलेगा? तुमने बोला 28% मिलेगा इंटरेस्ट। नहीं आई बात समझ? और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको कितना दे रहे हो तुम, बी को रिसीव 13% पर ईयर। अगर 13% 1 साल को मिल रहा है तो 4 साल को कितना मिल रहा होगा? तुमने बोला 52%। आई बात समझ की नहीं? यानी
एक साल के बाद ये कितना रिसीव करेगा, जो इसने अमाउंट लगाया होगा उस पे तुम्हें क्या मिल गया होगा, क्योंकि अमाउंट जो है वो 100% होता है, उस पर 28% इंटरेस्ट लग गया, यानी ये बन गया 128%, यानी एक्स का तुम 128% निकालोगे, और इसका जो अमाउंट है वो तुम्हारा वाई था, उस पर कितना मिल गया होगा इसको, 152% उसका, क्योंकि 52% इंटरेस्ट उस पर चढ़ गया, वाई पे चढ़ गया, वाई इज 100%, उस पर 52%, और ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, परसेंट यहीं से काट दो, इसकी जरूरत नहीं है। यानी अगर तुम x बाई वाई का रेशियो देखना चाहते हो वो किसके बराबर आएगा, 152 डिवाइड बाई 128 के बराबर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई कैन नॉट डू इट इन अ बेटर फैशन। अगर तुम आगे भी देखना चाहते हो तो ये किससे जाएगा, तुमने बोला सर ये किससे जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 30, किससे जाएगा, 432 32 32 38 से जाएगा फिर ये, इजंट इट, और ये किससे जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा तुम्हारा 32 से। इज इट क्लियर? तुम आगे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ये 19 से गया और ये किससे गया, 16 से गया, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 19:16। यहाँ पे लेकिन ख्याल रखना, अगर तुम्हारा A:B बोला गया है तो तुम्हारा 19:16 आएगा, अगर तुम्हारा B:A बोला गया होता तो 16:19 आता। डू यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे तुमने क्या देखा, 19:16 एक ही ऑप्शन में, ये लो हो गया, खुश हो जाओ, आगे चलो, ये बेस्ट तरीके है करने के। अच्छा क्या कह रहा है, इन अ टेस्ट ऑफ 150 क्वेश्चन विदुषी आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 90 क्वेश्चंस करेक्टली, यानी 40% ऑफ द फर्स्ट 90, व्हाट परसेंट, टोटल कितने क्वेश्चंस थे, 150 क्वेश्चंस, उसमें से क्या किया, 40% ऑफ द फर्स्ट 90 क्वेश्चंस। ये देखो इसमें तुम्हारे पहले 90 बच गए और बचे कितने क्वेश्चन, 60। इन 90 क्वेश्चंस में से इसने कितना सही किया, तुमने बोला 40%। 40% क्या होता है, देखो परसेंटेज अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो 5/9 2/5 होता है, तो ये गया 18 से, तो तुम्हारा कितना आ गया, तुमने बोला सर 18 × 2 कितना होता है, 36। भाई इसका मतलब ये हो गया कि 90 में से इसने सही कितने किए, 36 टोटल सही किया है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चंस, अब व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चन कितने हैं, 60, मस्ट शी आंसर करेक्टली सो दैट शी कैन सिक्योर एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 60 इन द टेस्ट। पहले ये बताओ 60 क्या होता है, देखो अगर इसको ओवरऑल 60% लेना था तो 150 का 60% कितना होता है, तुमने बोला सर 60% कितना होता है, 3/5, तो ये कितना आ गया, तुमने बोला 530,000, यानी इसको टोटल क्वेश्चन जो सही करने थे वो कितने करने थे, 90 सही करने थे, तब जाके इसके 60% बन जाते। लेकिन इसने क्या किया है, पहले 90 क्वेश्चंस में इसने सिर्फ 36 ही सही किए हैं, और 90 सही करने के लिए इसको और कितने सही करने हैं, तुमने बोला 90 - 36, वो कितना हो गया, 54, यानी जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो कितने हैं, वो 60 है, उसमें से इसको कितने सही होने चाहिए, 54 सही होने चाहिए, तो इंटू 100, ये तो आप सबको पता ही है कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा आ गया 90%, क्योंकि 60 में से 54 इज नथिंग बट 90%, है या नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम डूइंग, आई होप कि आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है मैं शायद पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ये लो, ये 6 9s are 54, 9 × 10 is 90%, यानी जो बचे हुए क्वेश्चंस है, रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने परसेंटेज, व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन मस्ट शी आंसर करेक्टली सो दैट शी स्क्योर्स एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 60 इन द टेस्ट। तो तुमने क्या बोला सर, तुमने बोला 90%। आगे चले हम, अब यहां पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% अ सेलर गेन्स 28%। ओके, इफ द लिस्टेड प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट इज, लिस्टेड प्राइस का मतलब होता है एमआरपी तुम्हें दिया है, और जो डिस्काउंट तुम्हें मिलता है दैट इज गिवन ऑन, डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा एमआरपी पे मिलता है। जो तुम्हारा गेन होता है वो हमेशा किस पे होता है, यानी सीपी पे, जब तुम्हारा गेन होगा वो गेन हमेशा, या लॉस जो है वो हमेशा सीपी पे होता है, और वो तुम्हारा क्या देगा, सेलिंग प्राइस देगा। इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, लेकिन मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली दिखाऊंगा, देख लीजिए। अगर कोई चीज़ तुम्हारा गेन हो रहा है और तुमने बोला है कि 28%, ठीक है, 28% गेन हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस अगर मैंने 100 माना तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 128 होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इजंट इट। तो तुम फर्दर कर सकते हो, 425 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तुमने बोला 32 आ जाएगा, 432 128, यानी अगर तुम्हारा सीपी कितना है 25 है तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना होगा 32, या ऐसे बोल सकते हो, अगर तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 100 था तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस 128 होगा, तो तुम बोलोगे इसने गेन कितना किया, 28% किया। या ऐसे बोलो, अगर इसका कॉस्ट प्राइस 25 है तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 32 होगा, तो वो क्या हो गया, वो गेन किया इसने 28%। इस तरह भी बोल सकते हैं, यानी अगर ये 100% है तो ये कितना होगा, 32 कितना होगा, अगर 25 100% तो 32 कितना होगा, 28% ज्यादा, यानी 128% होगा, क्योंकि 28% 100% पे चढ़ गया। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? अब देखना, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब ये लेकिन क्या कह रहा है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%,
इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट किस पे लगता है, डिस्काउंट लगता है एमआरपी पे। एक और चीज तुम्हें दिया है, यहाँ पे एमआरपी लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जब एमआरपी पे तुमने डिस्काउंट दिया वही चीज तुम बेचते हो, यानी एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन दिया है। डिस्काउंट दिया है 20% का, यानी अगर तुमने 100 एमआरपी को माना था तो ये कितना आ जाएगा, ये आना चाहिए था तुम्हारा 80। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ये आना चाहिए था तुम्हारा 80, फिर से तुमने काटा, ये 25 बन गया, ये कितना बन गया, सॉरी ये 25 बन गया, इसको हम अच्छे से काट 25,000 एंड 24,000, यानी अगर तुम्हारा एमआरपी 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना बनना चाहिए 4, लेकिन तुमने सेलिंग प्राइस कितना माना है, तुमने सेलिंग प्राइस माना था 32, कितना माना था 32, है ना, यहाँ पे देख लो तुमने सेलिंग प्राइस कितना माना था 32, तो अगर 32 माना था तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा 8 से, तो इसको भी तुम 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, तुमने बोला 40, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी सीपी अगर तुम्हारा 25 है, एमआरपी जो होगा वो कितना होगा, वो तुमने लिस्ट किया था एज 40, उसके बाद जो है सेलिंग प्राइस कितना बन गया 32 बन गया। इज इट क्लियर और नॉट, ये क्योंकि मैंने पढ़ा है, अगर तुम्हें समझ नहीं आता यू हैव टू गो थ्रू दैट, मैं तब भी कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोगों को समझ आ जाए। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हें ये वाला प्राइस एमआरपी, इसने बोला है एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट इज 96,000, यानी ये तुम्हारा 96,000 के बराबर है, तो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 4 को जब हम किससे करेंगे 24 से, यानी ये 2400 आएगा, डू यू अंडरस्टैंड, यानी इसको 2400 से किया तो 96,000 आया, ठीक है, तो यानी इसको एक का वैल्यू 2400, तो सीपी तुम्हें निकालना है तो इसको भी तुम क्या करो 2400 से मल्टीप्लाई करो, यानी 25 इंटू 2400 अगर तुम करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 500, ये हो गया 600, यानी ये बन गया तुम्हारा 60,000 आंसर, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो जहाँ पे तुम डायरेक्टली एमआरपी और किसके बीच में, सॉरी एमआरपी और कॉस्ट प्राइस के बीच में तुम डायरेक्टली रिलेशन भी देख सकते हो, जहाँ पे तुम लिखते हो एमआरपी प्लस प्रॉफिट और दूसरा इज टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है, दैट इज अ रेशियो बिटवीन व्हाट दिस योर एमआरपी एंड योर कॉस्ट प्राइस। आगे चलते हैं, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस ए टू अनदर प्लेस बी एट 90 किलोमीटर, एक जगह से गई और दूसरी जगह पहुंच गई, ठीक है, कितनी स्पीड से गई, ये गई है 90 किलोमीटर्स पर आवर से गई है, एंड इमीडिएटली रिटर्न्स फ्रॉम प्लेस बी टू प्लेस ए एट 135, यानी यहीं से वापस आ गई, यहाँ से यहाँ गई इसमें, और जब वापस आ रही है तो किस स्पीड से आ रही है 135 किलोमीटर्स पर आवर से आ रही है। तो तुम्हें एवरेज स्पीड, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर तुम्हें याद हो, क्योंकि इसमें डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तुम्हें मैंने बार बार बताया था, अगर तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, देखो इसका तरीका ऐसा होता है, उसके बाद शॉर्ट तरीका बताऊंगा। देखो ये मैंने बताया आप लोगों को, अगर तुम ए से बी जा रहे हो एक स्पीड से, यानी एक्स स्पीड से, डिस्टेंस मान लो डी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर उसी जगह को तुम वापस कवर कर रहे हो वाई से, डिस्टेंस तो सेम है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, एक तो डी यहां से यहां तक, फिर और डी, तो ये बन गया 2d, तो एवरेज स्पीड तुम्हारी यहां पे आ गई तुम्हारी 2d, 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना होगा, पहले बोलो यहां से यहां जाने तक टाइम कितना लगा, तुम्हें पता है टाइम होता है बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये बन गया d/x, प्लस फिर दूसरा यहां से यहां आने के टाइम, यहां से यहां आने के टाइम कितने स्पीड, d/y स्पीड से किया है। अगर तुम इसको कॉमन निकालो तो ये क्या बनेगा, देखो d कॉमन निकलेगा, d और d कट जाएगा, xy ऊपर जाएगा, ये बन गया 2xy डिवाइडेड बाई x + y, ठीक है, ये क्या बन गई तुम्हारी एवरेज स्पीड। यही फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यूज कर सकता था, एवरेज स्पीड जो होगी वो किसके बराबर होगी, 2 इंटू 1 स्पीड, डायरेक्टली लिख लीजिए, इंटू 90, दूसरी स्पीड कितनी है 135, डिवाइड क्या करेंगे x + y, दोनों स्पीड्स का एडिशन। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट। अगर तुमने ये देखा 90 + 135 कितना होता है 225 होता है, ठीक है। अब जरा इसको काटने की इसको काटना स्टार्ट कीजिए, किससे कटेगा ये, तो आप सीधे काट सकते हैं, अगर तुम किससे काटोगे इसको 35 इंटू 3, तो यहाँ पे ज़रा देख लीजिए आप किसे काटेंगे इसको, पहले आप सीधे देखेंगे, आप ये देखना स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे सर हम सीधे से सीधे किससे काट सकते थे इसको, 5 से काट सकते थे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ज़रा थोड़ा सा बेहतर सोचें, अगर आप बेहतर सोचोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द बेस्ट पॉसिबल फैशन। तो अगर तुम 45 से काटोगे, 45 से कितना जाएगा 45 5,000 और यहाँ 45 3,000। आई होप दिस इज क्लियर। ये गया 18, 18 इंटू 2 हो गया 36, 36 इंटू 3 हो गया 108, तुम्हारा आंसर 108। दूसरा तरीका भी इसका करने का, ऐसी बात नहीं है, देख लो तुम्हें एक और चीज़ पता है, डिस्टेंस किसके बराबर है, ये होता है स्पीड इंटू टाइम के बराबर। तो लेकिन जब डिस्टेंस तुम्हारी कौन, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो स्पीड जो है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस
डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो तुमने बोला सर स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है। तो लेकिन कब, जब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जो स्पीड्स के बीच में रेशियो होगा, टाइम के बीच में रेशियो जो होगा वो इनवर्स होगा। जिसने पढ़ा हुआ है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ से यहाँ इसने डिस्टेंस डी है, यहाँ से आने के टाइम पे भी डिस्टेंस डी है। इसने किस स्पीड से कवर किया, तुमने बोला 90। देख लो पहली वाली जो कवर की है तुमने 90 से की है, दूसरी वाली जो तुमने कवर की है वो 135 से की है। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक स्पीड है, ये दूसरी स्पीड, ये एक्स है, ये वाई है, ये स्पीड्स का रेशियो है, ठीक है। यानी जब यहाँ पे तुम देखोगे, इसको तुम छोटा भी कर सकते थे, ये कितने से जाएगा, 518 से जाएगा, और ये कितने से जाएगा, 527 से जाएगा, ठीक है। और भी जाएगा, ये गया 36 से, और ये गया 9 से, ठीक है। ये गया 9 2 और ये गया 9 3 सॉरी, ये बन गया तुम्हारा डिस्टेंस, ये बन गया तुम्हारा स्पीड्स का रेशियो। यानी पहली स्पीड और दूसरी स्पीड जो है इन द रेशियो ऑफ 2:3 है। अब टाइम क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये टाइम क्या लेंगे, इस हिसाब से 3:2 लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ये कितना लेंगे, ये 3:2 टाइम लेंगे। इज इट क्लियर और नॉट। यानी जब ये 2 स्पीड से जाता है तो टाइम 3 लेता है, और जब ये 3 स्पीड से जाता है तो टाइम कितना लेता है, 2 लेता है। अब मुझे बोलिए डिस्टेंस कितनी होगी, तुमने बोला टाइम इंटू सॉरी स्पीड इंटू टाइम जो है वो तुम्हारी डिस्टेंस होगी, यानी तुम्हारे हिसाब से 6। यानी यहाँ से यहाँ तक जो है तुम्हारा कितना है, तुमने बोला सर 6 है। अब जब तुम वापसी भी आ रहे हो तो वो भी 6 हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस जो तुम्हारी बन गई वो 12 बन गई। और टोटल टाइम टेकन कितना है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 2 है, तो तुमने क्या किया, तुमने बोला सर डिवाइडेड बाई, आई होप दिस इज क्लियर। तुमने क्या बोला, तुमने बोला डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। लेकिन 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 इसका खास ख्याल रखो, तुम्हें दिया क्या हुआ था, तुम्हें दिया हुआ था 90 किलोमीटर से एक जा रहा है और दूसरा 135 किलोमीटर से जा रहा है, ठीक है। अगर ये 135 किलोमीटर से जा रहा है, लेकिन तुमने अपनी स्पीड कितनी मानी थी, तुमने अपनी स्पीड यहाँ पे 2 ही मानी थी, क्योंकि तुमने काटा था ना इसको, तो तुम्हारे एक का एक्चुअल में स्पीड जो थी वो तुम्हारी 90 थी, तो एक का वैल्यू जो है वो 45 है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको 45 से मल्टीप्लाई किया, ये गया तुम्हारा 9 से, ये बन गया तुम्हारा 108 आंसर किलोमीटर्स पर आवर। आई होप दिस इज क्लियर। ये भी तुम्हारा आ गया, ठीक है। जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कोई मसला नहीं है, ये क्योंकि पढ़ाया हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये उनके लिए है जिनका मैं लेवल भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को देख के अपनी लेवल भी पता चल जाएगी कि तुम्हारी लेवल क्या है। अगर तुम ये ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। द एवरेज एज ऑफ 36 बॉयज़, याद रखना जब भी एवरेज की बात आती है ना, सिर्फ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जहन में मत लाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो क्या है, 36 बॉयज़ टोटल है तुम्हारे पास, ठीक है। और तुम्हें क्या बोला है, उनका एवरेज। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास जैसे 5 बच्चे दिए हुए हैं, कितने बच्चे दिए हुए हैं, 5 बच्चे दिए हुए हैं। जैसे इसके पास 10 रुपया, इसके पास 20 रुपया है, इसके पास 30 है, इसके पास 40 है, इसके पास 50 है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इनके पास एवरेज कितना है, ग्रुप का एवरेज क्या है, यानी ग्रुप में जैसे A B C D और E है, ग्रुप का एवरेज क्या है। तो तुम क्या करते थे, तुमने बोला सर हम ऐड करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो कितना आ गया, 90 120 140 एंड दिस इज 150। 150 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, तुमने बोला 30 हो गया। तो मतलब एवरेज 30 का मतलब ये होता है, इट इज एज इफ एवरीबडी इज हैविंग हाउ मच मनी, दैट पर्सन इज हैविंग 30 30 30 30। एक्चुअल में इनके पास 30 नहीं होता है, यानी एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझे आप लोग। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 36 बॉयज इज डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स व्हेन वन ऑफ देम हुज एज इज, ये ईयर्स में इज 17 ईयर्स दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ईयर्स, इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉय। अब इसका मतलब क्या हो गया, यानी अगर तुम्हारे 36 बॉयज दिए हुए थे और 2 मंथ से क्या हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है। एवरेज कम होने का मतलब हो गया सब में कमी आ रही है, सब में कमी आ रही है। कितने की, 2 मंथ्स की। अब पहले ईयर्स में दिया हुआ है, ये 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 2 मंथ्स डिवाइडेड बाई, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12, यानी 1/6 जो है, सब में 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 की कमी आ रही है। इज इट क्लियर। लास्ट वाला बॉय पहले कितना था, 17 था, ठीक है। लेकिन अब उस 17 वाले ईयर्स वाले बॉय को हमने निकाला और रिप्लेस किया किसी और बॉय से। जब उस बॉय से क्या हो गया, सारी एवरेज कम होगी, यानी उसकी एज जो होगी 17 से कम होगी, तभी जाके आपकी एवरेज जो है 2 मंथ्स। क्योंकि अगर तुमने फॉर एग्जांपल 17 को निकाला और 17 को ही डाल दिया तो एवरेज सेम रहेगा। अगर 17 से ज़्यादा साल का बच्चा तुमने उसके साथ रिप्लेस किया तो तुम्हारी एवरेज बढ़ जाती। लेकिन जब तुमने उसको निकाला, ठीक है, और तुम्हारी एवरेज जो है कम हो रही है बाय 2 मंथ्स, एवरेज कम का मतलब हो गया कि सारे 36 में क्या हो रहा है, कमी हो रही है।
क्योंकि एवरेज होता है ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एवरेज कम हो रहा है तो 2 मंथ्स जो है सब में कट रहे हैं, तो टोटल कितने कटेंगे? तुमने बोला 1/6 बेसिकली कटेंगे, लेकिन कितने में कटेंगे? तुमने बोला 36 बच्चों में कट जाएंगे, तो वो कितना हो गया? यानी 6 ईयर्स। यानी बेसिकली जो तुम्हारा सम है वो 6 ईयर से कम होना चाहिए। और क्योंकि 17 ईयर्स पहले था, अब जो नया बच्चा आ जाएगा उसको 6 साल तुमने काट दिया, तो उसकी एज क्या आ गई? 11 साल आ गई। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, वरना ये तुम्हारा हार्डली सेकंड्स के सवाल है। अब ये क्या कह रहा है? देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, आई हैव टू सी व्हाट दिस इज। ए इज हाउ मच एफिशिएंट? जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक इट आउट, ये कितना है। Alright, so this was A is 3/5 as efficient as B. यानी एफिशिएंसी का रेशियो दिया है ए और बी का, यानी ए जो है 3/5 है। देखो एक होता है ऐसे लिखना, ए इज 3/5 ऑफ बी, तो इसका मतलब हो गया 5 है, तो इसका मतलब हो गया ए इज टू बी जो है, अगर तुमने बी को कितना माना? 5 माना, तो ए कितना होगा? 3 होगा। यानी अगर तुम्हारा बी है 5 तो ए कितना होगा? 3 होगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। कह रहा है दे टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है सर? एफिशिएंसी का मतलब होता है पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना काम करते हैं। यानी ये करता है तुम्हारा 3 काम और ये करता है तुम्हारा 5 काम। यानी मान लो ये ब्रिक्स लगाते हैं, तो ये लगाता होगा 3 ब्रिक्स, क्योंकि यहाँ डेज के हिसाब से दिया है पर डे, और वो लगाता होगा 5 ब्रिक्स पर डे। ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ काम करे तो ये 8 ब्रिक्स लगाएंगे पर डे। और ये बोल रहा है, कह रहा है कितने दिन में कंप्लीट हुआ है? 12 दिन में कंप्लीट हुआ है। यानी 8 जो है 8 लगती है एक दिन में, 12 दिन में कितनी लगेगी? तुमने बोला 96। तो ये तुम्हारा टोटल वर्क बन गया या नहीं बन गया? यानी टोटल वर्क जो है वो 96 ब्रिक्स लगाने का है। मैंने खुद से ब्रिक्स माना। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क? अब मुझे बोलो टोटल काम जो है 96 ब्रिक्स लगाने का है, और एक अगर खाली एक काम करेगा तो वो तो 3 ही ब्रिक्स लगाता है एक दिन में, तो 3 डिवाइडेड बाय दिस कीजिए, ये 32 डेज तुम्हारा आंसर आ गया। आगे चलो सर, आगे चलते हैं। Pipe A can fill a tank in 24 minutes. Pipe B can full it in 30 minutes. Pipe C can, क्या लिखा है? Fill 6 liters per minute. All the 3 pipes fill the tank in, ये 10 minutes है। ठीक है, in 10 minutes। अब ये देखो क्या कह रहा है, ये पाइप सिस्टर्न्स और वर्क एफिशिएंसी टाइम बिल्कुल सिमिलर है, कुछ नहीं है। यानी इसने बोला, कहा पाइप ए जो है वो कितने मिनट्स में भरता है? 24 मिनट्स में। पाइप बी भी है, वो कितने टाइम में भरती है? 30 मिनट्स में। अब पाइप सी का क्या दिया है? 6 लीटर्स पर मिनट फिल करता है, ये इसकी एफिशिएंसी दी हुई है, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद बोला है जब तीनों पाइप्स फिल करती है, यानी जब तुम्हारी ए भी फिल कर रही है, बी भी फिल कर रही है और सी भी फिल कर रही है, तब कितना लगता है तुम्हारा? 10 मिनट्स टाइम लगता है। मैंने क्या बोला, हमेशा जब भी तुम करो यहाँ पे तुम वर्क एज्यूम कर सकते हो, यानी कैपेसिटी ऑफ अ टैंक को एज्यूम करो। कैसे करेंगे? हमने बोला सर 24, 30 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, तुम्हारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाएगी। बाकी एजम्पशन तुम कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारा आंसर आराम से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और तुम्हारा आंसर आ गया। 24, 30 और 10 का अगर तुम क्या निकालना चाहोगे, अगर तुम एलसीएम निकालना चाहोगे, तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 120, है ना? पता है ना सबको कैसे निकालते हैं एलसीएम डायरेक्टली? 120, यानी मान लीजिए 120 यूनिट्स ऑफ वाटर जो है उसकी वो एक कैपेसिटी थी। अब देखो पाइप ए जो है, अब इनकी एफिशिएंसी देखते हैं, ए की, बी की, और ये तुम्हारी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो यहाँ पे ये बढ़ता है, यानी ये करती है पूरी टैंक फिल 24 मिनट में। अगर 120 तुम्हारा टोटल है, तो 24 मिनट में अगर ये करता है, तो एक मिनट में कितना करता होगा? 120 डिवाइडेड बाई 24, वो कितना हो गया? 5 हो गया। यही एफिशिएंसी का रेशियो निकाल रहा हूँ। ठीक है, एफिशिएंसी किसके बराबर होता है? एफिशिएंसी होता है कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? एफिशिएंसी किसके बराबर? टोटल कैपेसिटी और कितना टाइम लग गया। अब पाइप बी 30 मिनट्स में अगर करता है, तो यानी 1 मिनट में 4 फिल करता होगा। लेकिन जब तीनों ऑन रह गए तो ये कितने मिनट में करता है? तुमने बोला सर 10 मिनट में करता है, यानी कितना फिल हो रहा होगा? तुमने बोला सर 12 फिल हो रहा होगा, क्योंकि 120 डिवाइड, यानी एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 12 है। अब ए प्लस बी तो 9 फिल करता है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना फिल कर रहा है? 12 फिल कर रहा है। यानी अकल की बात है, अगर तुम इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, ए प्लस बी अगर 9 है और ए प्लस बी सी 12 है, तो सी का वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली तुम्हारा कितना निकला? 3। यानी सी की एफिशिएंसी जो है वो 3 के बराबर, यानी 3 यूनिट्स वो फिल करता है 1 मिनट में। आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12, फिर ए का वैल्यू, बट ए प्लस बी इज 5 प्लस 4 प्लस सी इज इक्वल टू 12 एंड सी इज इक्वल टू 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3। यानी ए की जो सी की एफिशिएंसी है वो है 3 यूनिट्स भरना
1 मिनट में, लेकिन वो सवाल तुम्हें दिया हुआ है कि वो कितना बढ़ता है, वो 6 लीटर पर मिनट बनता है, यानी 3 का वैल्यू क्या है 6 लीटर्स पर मिनट के बराबर। आई होप दैट इज क्लियर। यानी 1 का वैल्यू जो है 2, यानी जो भी तुमने एज्यूम किया था उसको दुगना करो। अगर तुमने कैपेसिटी 120 मानी थी, इसको तुम दुगना करो, दुगना करके कितना आ गया 240 लीटर। अब तुम्हारा आंसर लीटर में आ गया, क्योंकि ये लीटर पर मिनट दिया था ना यहाँ पे, तो लीटर्स में लिया था, तो 240 लीटर्स कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये तुम्हारा आंसर। आगे चलते हैं। The speed of 3 cars are 30 kilometers, 45 kilometers and 18 kilometers per hour. What is the ratio of time taken by 3 cars to travel a certain distance? यानी डिस्टेंस सेम है। अब देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 कार्स, ये कार ए है, ये कार बी है, ये कार सी है, इसका 30 है, इसका 45 है, इसका कितना है 18 है। पहले ही मैं इसको भी छोटा कर सकता था। छोटा कैसे करूँगा, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। ये बन गया 3 10s आर, ये बन गया 3 15s आर, और ये बन गया 3 6 आर। आई होप दिस इज ऑल फाइन फॉर यू पीपल, इजंट इट। यानी 10:15 ये जो है स्पीड ऑफ कार्स का रेशियो है। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी डिस्टेंस अगर सेम है, पूरा सुनिएगा, तो आपका जो टाइम होगा, ठीक है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस स्पीड, ठीक है। यानी यहाँ पे जो इनकी टाइमिंग का रेशियो होगा वो क्या होगा, इसको हमने रिवर्सल कर दिया, ये 1/10 बन गया, ये 1/15 बनेगा, और ये क्या बनेगा 1/6 बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। क्यों बनेगा ऐसा, सर ऐसा क्यों बन जाएगा, 1/10:1/15:1/6? मैंने आपको बार बार बताया, ये एक ही डिस्टेंस कर रहा है, यानी एक ही डिस्टेंस को स्पीड ए जो है, कार ए है वो 10 से कवर कर रही है, दूसरी कार जो है वो 15 से कवर कर रही है, और तीसरी कार जो है वो 6 से कवर कर रही है। एक्चुअल में 30 45 80, लेकिन मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेशियो में आंसर निकालना है। लेकिन जब तुम टाइमिंग का रेशियो देखोगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? वो क्या हो जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा। वो टेढ़ा मतलब होता है रेसिप्रोकल हो जाएगा, इज इट क्लियर? वो इन्वर्स हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। लेकिन ये रेशियो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको क्या करेंगे हम, ऐसे नंबर में लाएंगे ताकि होल नंबर में आ जाए। तो वो कैसे आएगा, आपको पता है रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, आंसर तुम्हारा यही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें टाइमिंग का ही रेशियो निकालना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द 3 कार्स? तो हम क्या करते हैं, हम 10 15 और 6 का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, और वो किसके बराबर होगा, वो 30 के बराबर होगा। देखो 15 से कम तो कभी होगा ही नहीं, 15 × 1 तो होगा नहीं, 15 × 2 कितना होता है, 15 × 2 कितना होता है 30, 10 भी 30 को काटता है, 15 भी काटता है, और 6 भी काटता है, यानी 30 एलसीएम होगा। अब इसी नंबर से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। ये बन गया तुम्हारा 3, ये बन गया तुम्हारा 2, ये बन गया तुम्हारा 5, ये बन गया 3:2:5, तुम्हारा आंसर कहाँ गया। अब क्या कह रहा है, A train of length 900 meters running at a rate of 54 kilometers per hour. How long will it take to cross a telegraph post? टेलीग्राफ पोस्ट का मतलब हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया है, और क्रॉस करना मतलब होता है कि ट्रेन जो है, ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर रही है। ये मान लीजिए हेड ऑफ ट्रेन है, ये तुम्हारी टेल ऑफ ट्रेन है। यहाँ से तुम्हारा क्रॉसिंग टाइम शुरू हो गया, और जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, इधर देखना, यानी हेड जब यहाँ पहुँच जाएगा और टेल यहाँ पहुँच जाएगी। यानी मुझे बताइए इस क्रॉसिंग टाइम में जितना भी इसने क्रॉस किया, यहाँ से तुमने क्रॉसिंग टाइम अपना शुरू किया, और यहाँ पे जब ये पहुँच जाएगी, यानी जब टेल यहाँ पे पहुँच जाएगी, तुम बोलोगे ट्रेन ने इस पोस्ट को क्रॉस किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया। तो मुझे बोलिए कितना लेंथ किया होगा क्रॉसिंग टाइम में कवर। आपने बोला सर देखो पहले हेड यहाँ पे था, अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, यानी जितना तुमने डिस्टेंस कवर किया वो लेंथ ऑफ ट्रेन ही है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन यानी क्रॉसिंग टाइम जो है, क्योंकि तुम्हें निकालना है कि कितने टाइम में करे, यानी क्रॉसिंग टाइम में तुम्हारी डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन ही होगी, वो 900 मीटर है। उसके बाद डिवाइडेड बाय टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। किस स्पीड से कर रहा है, 54 यहाँ पे, लेकिन 54 किलोमीटर्स पर आवर दिया है, यहाँ पे मीटर दिया है, तो 54 किलोमीटर्स पर आवर को पहले तुम किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। मीटर पर सेकंड कैसे करते हैं, 5/5/18, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। ये गया 3 से, ये गया 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे तुम्हारा 15 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अगर ये 15 आ गया तो डिवाइड कीजिए, ये मीटर पर सेकंड है, सेकंड ऊपर चढ़ गया, तो 15 से कितना गया, तुमने बोला, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 60 सेकंड आ गया आंसर। 60 सेकंड कहाँ, अच्छा ये 1 मिनट दिया, तो ये तुम्हारा आंसर 60 सेकंड। आगे चले हम। अब ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे नहीं पता, मैंने अभी ये आप लोगों को पढ़ाया नहीं प्रोबेबिलिटी, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तुमने बोला सर जितने कॉइन इज टॉस 7 टाइम्स, अगर 7 बार किया है तो 7 बार तुम्हारा आउटकम आएगा, ठीक है। 7 बार तुम्हारा क्या आ जाएगा, आउटकम आएगा, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, क्योंकि एक टॉस करने पे हेड आएगा या आएगा टेल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट एग्जैक्टली हेड 2 टाइम्स, यानी
7 बार तुमने किया लेकिन तुम्हें 2 बार हेड चाहिए, ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन से बेस्ट तरीके से बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यही होता है ना हमारा टोटल आउटकम्स। अगर ये समझ नहीं आ गया कोई मसला नहीं है। तो तुम्हारे टोटल चांसेस कितने हैं, तुमने बोला 7 कॉम्बिनेशन, तुम्हें कितने देखने हैं, तुम्हें देखने हैं 2 हेड, यानी 7 पॉसिबिलिटीज़ थी, तुम्हारे 2 हेड यानी कॉम्बिनेशन बन गया, डिवाइड करोगे, टोटल आउटकम कितने हो गए। एक कॉइन में 2 चांसेस बनते हैं और कितनी बार कर रहे हो, 7 बार कर रहे हो, तो 2⁻7 ये होता है, 2⁻7 हो गया 128, ठीक है। अब जल्दी से 128 नहीं लिखना है यहाँ पे पहले यहाँ देखो, यहाँ 64 भी दिया हुआ है, तो क्या पता यहाँ पे 10/128 होता है, डू यू अंडरस्टैंड, तो जल्दबाजी मत किया करो। अब 7c2 का मतलब क्या होता है, ये होता है बराबर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, r इंटू n-r फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा r फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुमने बोला सर ये बन गया आपका 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ऊपर वाले को लिख सकता हूँ, नीचे लिखा मैंने 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ये कट गया, ये गया तुम्हारा 3 से, ये आ गया तुम्हारा 21, यानी जो तुम्हारा ऊपर वाला आ गया वो तुम्हारा 21 आ गया, वो 21/128 आंसर है। अगर ये समझ नहीं आ गया कोई बात नहीं है, इट विल बी कवर्ड। अब क्या कह रहा है, इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन सबको पता है, तुम्हारे एन साइड से और सारे साइड जो है तुम्हारे क्या हो गए, यहाँ पे तुम्हारे बराबर हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर तुम्हें पता होगी ये जैसे पॉलीगन का एक साइड बन गया, ये तुम्हारे इंटीरियर एंगल होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल होता है। अगर तुम रेगुलर पॉलीगन में देखोगे, अगर तुम इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल करोगे तो सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा किसी भी साइड पे। अगर तुम देख लोगे, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया इसका दूसरा साइड, ये बनाया मैंने, अगर तुम यहाँ देखोगे पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा इंटीरियर एंगल है और ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है। अगर फिर से तुम देखोगे ये सप्लीमेंट्री एंगल बन गया, यानी 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब ये क्या कह रहा है, इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर एंगल जो है अगर वो तुम्हारा x है, ठीक है, तो 4 टाइम्स है, यानी अगर तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल x है और इंटीरियर एंगल कितना है तुम्हारा 4x होगा, ठीक है। प्लस अगर करोगे वो किसके बराबर, 180 डिग्रीज के बराबर। यहाँ से तुम देखोगे 5x किसके बराबर आ गया, ठीक है, 180 डिग्रीज के बराबर, और यहाँ से x आ गया 36 डिग्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। यानी एक जो तुम्हारा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 36 डिग्री इंटीरियर, और रेगुलर पॉलीगन का मतलब है हर एंगल बराबर होगा, तो टोटल एंगल जो पूरे में बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वो कितने बन जाएंगे, तुमने बोला 360 डिग्री बन जाएंगे, 360 डिग्री है, और एक कितना बन गया तुम्हारा 36 डिग्री बन गया, कितने बन जाएंगे, यानी तुम्हारे जो हो गए एंगल्स कितने हो गए, 10 हो गए, क्योंकि वही तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा साइड्स कितने हो गए। इज इट क्लियर और नॉट, यानी 10 साइड्स हो गए आपके, 36 डिग्री डिवाइडेड बाई 36, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 36 कितना हो गया, 10 हो गया, ये तुम्हारा आंसर बन गया। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिया है बिकॉज ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। अभी आपने देखा पेरीमीटर किसके बराबर होता है, आपने बोला ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है तुम्हारा पेरीमीटर, यानी आउटर लेंथ, वो तुम्हें किसके बराबर दिया है, 24 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ से गया, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो तुम्हें 12 के बराबर दिया है। लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, मुझे नहीं पता। उसके बाद ये तुम्हें क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। अगर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर्स मोर देन इट्स ब्रेड्थ, यानी ये तुम्हारा यहाँ पे L है। पूरा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से तो इस एक डेटा से तो तुम बिल्कुल भी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि ना तुम्हें लेंथ पता चल रही है ना तुम्हें ब्रेड्थ। अब दूसरा वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब जब तुमने दूसरा वाला सेंटेंस पढ़ा तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। पहले इसको अलग से देखो, लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी अगर मैंने ब्रेड्थ को मान लीजिए B माना, ठीक है, ब्रेड्थ कितना माना, B माना, तो लेंथ कितना होगा तुम्हारा, लेंथ है ब्रेड्थ से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा, यही है या नहीं है, ठीक है। और ये तुम्हारा किसके बराबर, यहाँ पे देखो, अगर सिर्फ इतना ही तुम्हें दिया होगा, क्या तुम इसे एरिया निकाल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम्हें तो B पता ही नहीं है किसके बराबर है। यानी ना ये सफिशिएंट है ना ये सफिशिएंट है, लेकिन क्या ये एक साथ सफिशिएंट है,
बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों का समेशन किसके बराबर है, ऊपर वाले के साथ देखो 12 के बराबर। तो यहाँ से तुम्हारा 2b जो है वो 10 के बराबर आ गया, ये 2 यहाँ चला गया, तो b जो हो गया वो 5 के बराबर आ गया। अगर ब्रेड्थ 5 के बराबर तो लेंथ किसके बराबर होगी, 7 के बराबर होगी, और एरिया जो तुम्हारा होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, यानी 35 के बराबर होगा। आई होप दिस क्लियर। दिस मीन्स इस वाले कंडीशन में क्या है, इफ बोथ 1 and 2 आर required, do you understand, both 1 and 2 statements are required to find an answer. Sufficient कब होगा, वही होगा। अब in a class of 78 students, each student studies at least one of the 3 subjects, maths, physics and chemistry. 45 of them study maths। देखिए 3 attributes का क्वेश्चन है, और यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहाँ देखो 60 स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स, 18 स्टडी मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 15 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु स्टडी मोर देन वन सब्जेक्ट। इट्स वेरी इजी, आई विल नॉट डू इट इन अ कैलकुलेटिव वे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 एट्रीब्यूट्स है, यानी 3 का हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 का इंटरसेक्शन बनाएंगे आंख बंद करके पहले। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, अगर तुम्हारा एक मैथ्स है, दूसरा तुम्हारा फिजिक्स दिया हुआ है, और तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा तुम्हारा केमिस्ट्री दिया हुआ है। अब देख लीजिए, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए रिप्रेजेंट क्या करते हैं। अगर मैं ये वाला रीजन देखूं, इधर देखना, ये वाला रीजन अगर मैं देखूं, कौन सा वाला, ये वाला रीजन अगर मैं देखूं, दिस रीजन, दिस ओनली दिस रीजन, ये कौन सा रीजन है सर, ये वो वाला रीजन है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली मैथ्स पढ़ते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कहीं पे भी और प्रेजेंट नहीं है यहाँ तक। अगर ये वाला रीजन देखूं, ये कौन सा रीजन है, ये वो रीजन है यहाँ से यहाँ तक जो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं। सारा शेड नहीं करूँगा, बस आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और ये वाला रीजन जो है, ये वो रीजन है जो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब मुझे बोलिए ये पूरा रीजन क्या होगा, इफ यू विल टेल मी व्हाट दिस होल रीजन विल बी। दिस होल रीजन, सर दिस होल रीजन इज व्हाट, ये जो मैंने रेड से किया, दिस इज द रीजन जो बच्चे मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा हु स्टडी ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री, बट दिस इज अ रीजन जो मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसमें फिजिक्स वाले भी आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड। अगर मैं खाली ये वाला रीजन बोलूं इसके बगैर, इस रीजन को छोड़ के, इधर देखना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं खाली ये वाला रीजन बताऊं, यहाँ पे ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन होगा सर, ये वो रीजन होगा जो मैथ पढ़ते हैं एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ते। ये वाला जो ये ऑरेंज वाला आ गया, आप समझो, आपको समझ आ गया। या आप लिख सकते हो हु स्टडी ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे अगर तुम ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन को हो दोज पीपल हु स्टडी ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स, और ये वाला रीजन जो होगा वो क्या होगा, हु स्टडी ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और ये बीच जो रेड में मैंने दिखाया वो कौन सा होगा, हु स्टडी ऑल द 3। अब सवाल पढ़ो और सवाल को ख़त्म करो। कैसे हो जाएगा देख लीजिए। ये कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 78 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट जो है वो 78 है। एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट जो ये लेते ही लेते हैं, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री। 45 ऑफ देम स्टडी मैथ्स, 45 टोटल जो है 45 है, यानी ये पूरा सर्कल जो है ये 45 है, पूरा सर्कल। इसने ओनली नहीं लिखा है, अगर ओनली लिखा होता तब जाके मैं यहाँ लिखता 45 ऑफ देम स्टडी मैथ्स, 40 स्टडीज फिजिक्स, यानी 40 जो है वो स्टडी क्या करते हैं, फिजिक्स करते हैं, और 30 स्टडी केमिस्ट्री। टोटल जो है वो 30 स्टडी, इसने ओनली नहीं लिखा। उसके बाद क्या कह रहा है 16 है ना, यहाँ पे लिखा है 16 स्टडीज मैथ्स एंड फिजिक्स। इसने ये नहीं बोला ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स, इसने बोला 16 स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स। अब देखो पहले एक चीज सुन लेना मेरी बात, आराम से सुन लेना। 16 स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स 16, यानी ये पूरा रीजन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है, ये 16 के बराबर है। तो मैं इसको कहाँ पे लिखूंगा, मैंने इसको यहाँ पे लिखा ऐसे 16, अलग से अंदर नहीं डाला मैंने, अलग से मैं अंदर तब डालूंगा अगर मुझे हर किसी पार्ट का वैल्यू पता होगी। 16 स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स। उसके बाद क्या दिया, 18 स्टडी मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 18 स्टडी मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स और केमिस्ट्री, यानी ये पूरा रीजन जो है वो 18 के बराबर। डू यू अंडरस्टैंड। इसको हटा देता हूं मैं, 18 स्टडी मैथ्स एंड केमिस्ट्री एंड 15 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी ये पूरा रीजन जो है ये किसके बराबर है, ये 15 के बराबर है। इज इट क्लियर। अब तुम्हें बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु स्टडी मोर देन वन सब्जेक्ट। सर ये तो मुझे पता ही नहीं है किसके बराबर है। एक हो गया इक्वेशन लिखना, इसको मैं एक्स मानूंगा, फिर इनको अलग अलग वेरिएबल्स, फिर इक्वेशन बनेगी और सॉल्व हो जाएगा। पहले दिमाग लड़ाते हैं। मैंने बोला सर 78 टोटल थे। सर आप इनको ऐड कीजिए, 45 + 40 + 30 कितना होता है, 45 + 40 हो गया 85, 85 + 30 हो गया 115।
अब 115 तो बचे है ही नहीं, तो 78 ही बचे, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया? तुमने बोला 115 में से 78, वो कितना हो गया? तुमने बोला 37। यानी 37 ऐसे बच्चे हैं जो ओवरलैप हुआ है। अब वो ओवरलैप जो है, यानी 37 बच्चे जो है वो मतलब 2 में कॉमन हो गए या 3 में कॉमन हो गए, यानी वो इस रीजन में भी आए हैं, इस रीजन में भी हो गए, इस रीजन में भी हो गए, इस रीजन में भी हो गए, लेकिन कितने हो गए? 37 हो गए टोटल। अब तुम्हें ये रीजन्स तुम्हें दिए हुए हैं दो दो वाले, ये 16 है, ये 18 है, ये कितने हैं? 15। जरा इनको ऐड कीजिए, 18 प्लस 15 हो गया 33, 33 प्लस 16 कितना हो गया? तुमने बोला 49। लेकिन टोटल कितने हैं जो ओवरलैप हुए? वो तो 37 ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर? ये सर ये एक्चुअल में क्या हुआ है, ये जो 12 तुम्हारे अलावा है वो 12 किधर है? वो 12 इधर है। बताओ क्लियर है या नहीं है? यानी वो 12 इधर है, इधर लिख देता हूँ मैं, वो 12 इधर है। अगर ये 12 है, ये टोटल कितने थे? 16। तो यहाँ पे कितने हो गए? ये हो गए तुम्हारे 4। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 12 है तो ये तुम्हारे टोटल 18 थे, तो ये हो गए तुम्हारे 6। अगर ये 15 है, ये 12 है, ये हो गए तुम्हारे 3। आई होप दिस इज क्लियर। अगर तुम अब सब का ऐड, क्योंकि तुम्हें देखना है हु स्टडी मोर देन 1 सब्जेक्ट, तो इनको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला रीजन जो है ये 1 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। मोर देन 1 क्या हो गया? यानी जो 2 भी पढ़ते हैं और 3 भी पढ़ते हैं। 2 पढ़ने वाले 6, 4 और 3 कितने हो गए? 13, 13 और 12 कितने हो गए? जो तीनों पढ़ते हैं हो गए 25। तुम्हारा आंसर जो है 25। सी दिस इज द वे यू नीड टू डू द क्वेश्चंस। आगे वाले क्वेश्चंस में मैं नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है? ये पाई चार्ट वाला है और बहुत ही सीधा सा है, तो आई थिंक आई विल स्टॉप हेयर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। बड़ा लेंथी वीडियो बन गया, लेकिन क्या करूं मैं, आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट ताकि इसको शॉर्ट करूं, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है? तो इसको मैं देख लेता हूं, अगर 2 सेक्शंस में डाल पाया तो वेल एंड गुड, बट स्टिल प्लीज़ गो थ्रू दैट, ओके? कैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है, कैसे मैंने दिखाया हुआ है, सो यू कैन ईजीली सी इट। Thank you very much. Take care of yourself. Allah Hafiz. If there is any query, please write down to me. I will upload this and I will really like your appreciation and मुझे बड़ा पसंद आएगा, ठीक है? Thank you very much. अगर तुम्हें कहीं पे भी guidance है, you can write it down to me on the comment section. So thank you very much. Take care of yourself. Allah Hafiz.